नमस्कार, खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। विश्व की राजनीति को प्रभावित करने वाली घटनाओं की होगी बात, जहां अगले हफ्ते होगी ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात, उसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात होगी चीन के नए कानून की, क्योंकि चीन का दावा है धार्मिक कट्टरता खत्म करने के लिए है ये कदम। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवाती तूफान डेबी से हुए नुकसान के साथ ही बात करेंगे दुनिया के और मुल्कों की भी, मगर सबसे पहले नजर बड़ी खबरों पर। कोलंबिया में भारी बारिश और भूस्खलन से 250 से अधिक की मौत, अब भी कई लापता, राहत बचाव कार्य जारी। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों के अधिकार छीनने वाले अपने फैसले को लिया वापस, असाधारण राजनीतिक जीत, विपक्ष में उत्साह की लहर। प्रधानमंत्री टेरेसा मे के हस्ताक्षर वाले पत्र के सौंपने के साथ ही ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से विदाई की औपचारिक प्रक्रिया शुरू। उधर स्कॉटलैंड की संसद ने भी दी दूसरे जनमत संग्रह को मंजूरी। सीरिया पर अमेरिका की नीति में आया बड़ा बदलाव, राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने में अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। जेनेवा वार्ता बिना नतीजा खत्म। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के नाटकीय कैबिनेट फेरबदल से सत्ताधारी पार्टी एएनसी में दरार की आशंका, भारतीय मूल के वित्त मंत्री प्रवीण गोवर्धन बर्खास्त। कोलंबिया के दक्षिण पश्चिम इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 250 से अधिक लोग मारे गए हैं। रात भर हुई भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गईं और किनारों को तोड़कर कीचड़ के साथ पानी घरों में घुस गया। अब भी बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। हर तरफ तबाही का मंजर, कई रिहायशी इलाके दलदल में तब्दील हो गए हैं। कोलंबिया में भारी बारिश ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। भूस्खलन का कहर इंसानों पर इस कदर टूटा कि बड़ी संख्या में लोग मलबे में दब गए हैं। आशियाने तबाह हो गए, इमारतें ध्वस्त हो गई, सैकड़ों मौत के आगोश में सो गए, सैकड़ों जख्म से कराहने पर मजबूर हैं। पटुयामो प्रांत में सैकड़ों अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मोकोआ में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जहां बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। भारी बारिश और भूस्खलन के सामने बड़े बड़े पुल और पेड़ की कोई हकीकत नहीं रही, वे भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सांतोस ने हालात को गंभीर बताया है। उन्होंने खुद प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। पूरे महीने की 30% बारिश एक रात में ही हो गई, जिससे स्थिति काफी गंभीर हो गई। मुसीबत की इस घड़ी में हम पीड़ितों के साथ हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। इसमें 1100 सैनिक और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लोग अपनों की तलाश में जुटे हैं। किसी का भाई लापता है तो किसी की मां अंतिम समय तक पानी की तेज धारा से लड़ते नदी में समा गई। कोई बहन खोज रहा है तो कोई बच्चे की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। मेरे परिवार के किसी सदस्य का कोई अता पता नहीं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है। सरकारी मौसम विभाग के मुताबिक कोलंबिया में मार्च के महीने में सबसे अधिक बारिश होती है और ये सिलसिला 2011 से जारी है। पटुमायो प्रांत की सीमा इक्वाडोर और पेरू से लगती है। पेरू में इस साल भारी बारिश की वजह से अभी तक 90 लोग मारे जा चुके हैं। पेरू में भी भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है। 1985 में कोलंबिया में भीषण भूस्खलन हुआ था, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहे वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों के अधिकार छीनने के अपने फैसले को वापस ले लिया है, जिससे विपक्ष बड़ी राहत महसूस कर रहा है। बुधवार को अदालत ने ये कहते हुए सांसदों के अधिकार छीन लिए थे कि वो हर काम में अड़ंगा लगा रहे हैं, जिसके चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे देश को निकालने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। ये तानाशाही का अलग अंदाज है। सत्ता के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए अदालतों पर कई बार आरोप लगे हैं, लेकिन वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो भले ही नया ना रहा हो, लेकिन चौंकाने वाला जरूर था। हालांकि विपक्ष के गुस्से के सामने सरकार से लेकर अदालत तक ने घुटने टेक दिए और सांसदों के छीने गए अधिकार को वापस लौटा दिया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विधानमंडल से उसकी शक्तियों और सांसदों के विशेषाधिकार को ये कहते हुए छीन लिए कि वे अवमानना कर रहे हैं। 2015 में विपक्ष की जीत के बाद से नेशनल असेंबली द्वारा उठाए गए कदमों को निरस्त कर दिया है। विपक्ष ने इसे तख्तापलट और तानाशाही के दलदल में ढकेल देने वाला कदम बताया।
ये संविधान पर डाका है। निकोलस मादुरो ने तख्ता पलट किया है। लेकिन इसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने जैसे मन बना लिया था कि प्रदर्शन करना है तो करना है। राजधानी कराकस की सड़कों पर सरकार विरोधी नारों की गूंज थी। जब अटॉर्नी जनरल लुइस ऑर्टिगा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान तोड़ने वाला बताया तो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अदालत से फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें ताकि संस्थागत स्थिरता बरकरार रहे और सत्ता संतुलन के माध्यम से कानूनी प्रक्रियाओं में आने वाली अड़चनों को दूर किया जा सके। भोजन की कमी और हिंसक अपराधों का सामना कर रहे संकटग्रस्त देश में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। स्थिति ब्रेड वार तक पहुंच गई है। अनाज की भारी किल्लत से जूझ रहे रेस्तरां और बेकरियों पर छापेमारी की जा रही है। सरकार का आरोप है कि सब्सिडी वाले अनाज का बेकरियां महंगे व्यंजन बना रहे हैं। सरकार ने इनसे 90% हिस्सा जरूरी ब्रेड्स बनाने में खर्च करने और सुबह 7 बजे तक बिक्री के लिए ब्रेड उपलब्ध रखने का आदेश दिया है। 2014 से वेनेजुएला सरकार लगातार विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रही है। पराग्वे में राष्ट्रपति के दोबारा चुनाव लड़ने के एक बिल के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने देश की संसद में आग लगा दी है। पराग्वे के संविधान के अनुसार कोई भी शख्स सिर्फ एक बार 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जा सकता है, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति होराइसियो कार्टेस दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए वो ये बदलाव चाहते हैं। पराग्वे में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए संविधान में संशोधन के प्रस्ताव का विरोध करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसकर पहले तो तोड़फोड़ की, फिर सदन को ही आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति होरेसियो कार्टेस के दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति को लेकर हुए गुप्त मतदान को लेकर नाराज हैं। उन्हें लगता है कि संविधान में इस छेड़छाड़ से देश में एक बार फिर तानाशाही का दौर लौट सकता है। दरअसल पराग्वे में कोई भी राष्ट्रपति 5 साल किए सिर्फ एक बार ही नियुक्त हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति होरेसियो कार्टेस दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए वो संविधान में संशोधन की कोशिश कर रहे हैं। कार्टेस का कार्यकाल 2018 में खत्म हो रहा है। इससे पहले सीनेट ने जब इस विधेयक को मंजूरी दी तो लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। सीनेट ने एक विशेष सत्र के दौरान सदन के बजाय बंद कमरे में मतदान किया। 45 सदस्यीय सदन में 25 लोगों ने मतदान किया, जबकि बहुमत के लिए 23 वोट चाहिए। विरोधियों का कहना है कि इस विधेयक से लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर पड़ जाएंगी, जबकि सत्ता पक्ष को इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा। ये तख्तापलट है। सड़कों पर पुलिस सेना तैनात कर दी गई है। वेनेजुएला की तरह ही ये तख्तापलट है। कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। 25 सांसद प्रस्ताव के पक्ष में हैं। संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों से इस बिल को मंजूरी मिलना जरूरी है। हालांकि राष्ट्रपति कार्टेस की पार्टी को दोनों सदन में बहुमत हासिल है। इस दौरान अध्यक्ष ने संसद के सत्र को टालते हुए कुछ दिनों में फैसला लेने की बात कही। पराग्वे में 1945 से लेकर 1989 तक तानाशाह जनरल अल्फ्रेडो स्ट्रोएजनर के कब्जे में था। 1992 में नए संविधान के साथ नई सरकार का गठन हुआ, लेकिन सियासी पार्टियों के बीच आपसी झगड़े और कई बार तख्ता पलट की कोशिशों के चलते देश में अब तक ठीक से स्थिरता नहीं आ पाई। अगर ये संशोधन कानून अब पास हो जाता है, कार्टेस के साथ कई और लोगों को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। पूर्व राष्ट्रपति फर्नांडो फिर से ताल ठोक सकते हैं, जिन्हें 2012 में एक जमीन खाली कराने के मामले में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। दुनिया की 2 महाशक्तियां यानी चीन और अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख अगले हफ्ते एक मंच पर दिखेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले सप्ताह अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहली शिखर स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की दशा और दिशा के लिए एक आधार तैयार कर सकते हैं। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच पहले से चली आ रही तल्खी के नर्म होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगले हफ्ते दुनिया की निगाहें उस मंच पर टिकी होंगी जब तल्खियों के बीच विश्व की 2 महाशक्ति एक साथ खड़े नजर आएंगे।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच होने वाली पहली शिखर वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की दशा और दिशा के लिए एक आधार तैयार होगा। इसी आधार पर अमेरिका के रिश्ते एशियाई मुल्कों के साथ तय हो सकते हैं। जाहिर है इस वार्ता पर भारत की भी नजरें होंगी, क्योंकि इससे कहीं न कहीं ट्रंप एशिया को लेकर अपने रुख को भी स्पष्ट करेंगे। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिकियों का हित ऊपर रखा जाएगा और साथ ही रोजगारों के अवसरों पर भी समझौता नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप चीन के साथ समान रुचि वाले वैश्विक, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं के बीच उत्तर कोरिया, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। उधर चीन इस मुलाकात को एक अवसर के तौर पर देख रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका के साथ व्यापार सहयोग को बढ़ाने, व्यापार संबंधी टकराव को बातचीत के जरिए दूर करने और आर्थिक संबंधों के सतत विकास के लिए प्रयास करने की उम्मीद है। दोनों देश द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक सहित सभी मुद्दों पर विस्तृत बातचीत करेंगे। इसके अलावा कई ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिस पर नए सिरे से बातचीत की उम्मीद है। ट्रंप के पदभार संभालने के बाद से ही ताइवान और चीन सागर के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कई बार जुबानी जंग भी हो चुकी है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया में थर्ड सिस्टम की तैनाती पर कड़ा विरोध जताया है। इतना ही नहीं, जब ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े समझौते से नाता तोड़ा तो चीन ने इस पर मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी व्यापार घाटे और रोजगार के अवसर खोने के लिए मैक्सिको और चीन को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद चीन ने भी अमेरिका को आगाह करते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध से भारी नुकसान होने तक की धमकी दे डाली। अमेरिका के साथ चीन का 40% व्यापार अधिशेष अमेरिकी कंपनियों के जरिए चीन में आता है, जबकि द्विपक्षीय व्यापार से अमेरिका में 26 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैवल बैन आदेश पर फिर कोर्ट से झटका लगा है। हवाई की अदालत ने अपने 2 हफ्ते पुराने फैसले में संशोधन करते हुए ट्रैवल बैन आदेश पर रोक की अवधि अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है। पहले उन्होंने अस्थायी रोक लगाई थी। ट्रंप ने पहले 7 मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध लगाया था, बाद में इस सूची से इराक का नाम हटाकर नया आदेश जारी किया था। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के हस्ताक्षर वाले ब्रेक्जिट पत्र को यूरोपीय संघ को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से विदाई की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 के तहत उसकी 44 साल पुरानी सदस्यता को समाप्त होने में 2 साल का लंबा समय लगेगा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के इस पत्र को यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क को सौंपने के साथ ही लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 के तहत उसकी 44 साल पुरानी सदस्यता की समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रक्रिया को पूरा होने में 2 साल का समय लगेगा। मार्च 2019 में ही ब्रिटेन और EU अलग हो पाएंगे। आर्टिकल 50 काफी छोटा दस्तावेज है। इसमें केवल 5 पैराग्राफ हैं। आर्टिकल 50 किसी ऐसे देश को ध्यान में रखकर बनाई गई एक योजना है जो यूरोपीय संघ को छोड़ना चाहता है। ये संधि 1 दिसंबर 2009 को लागू हुई थी। इसका इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ। EU को छोड़ने के समझौते को यूरोपियन यूनियन के स्पष्ट बहुमत के साथ साथ सदस्य देशों की संसद की भी सहमति लेनी जरूरी है। ब्रिटेन ने पिछले साल जून में जनमत संग्रह के जरिए ब्रेक्सिट पर मुहर लगा दी थी। 51.9% मतदाताओं ने संघ से अलग होने के पक्ष में मत डाला, जबकि 48.1% लोगों ने विरोध किया था। मैं ब्रिटेन को और मजबूत बनाते हुए यहाँ के लोगों को अच्छे भविष्य के बारे में आश्वासन देना चाहती हूँ, लेकिन यूरोपीय संघ में जाने वाले यूके के नागरिकों को भी उसी आश्वासन और गारंटी की उम्मीद है। वार्ता पर मसौदे के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें टेरेसा मे को रियायत मिलती दिख रही है। ग्रेट रिपील बिल को संसद सत्र की शुरुआत में रखा जाएगा। उसके बाद इस पर औपचारिक बात शुरू होगी। ग्रेट रिपील बिल संसदीय निगरानी को भेजा जाएगा। 2018 में राज परिवार की ब्रेक्सिट को सहमति मिल जाएगी। इसके बाद संसद के दोनों सदनों और यूरोपीय काउंसिल में मीटिंग होगी। 2019 में 2 साल की इस वार्ता पर विराम लग जाएगा और ब्रेक्सिट की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। यूरोपीय संघ बदले की भावना से कोई भी काम नहीं करेगा।
टेरेसा मे के सामने जहां एक तरफ यूरोपियन यूनियन के अन्य सदस्य देशों के साथ वित्त, व्यापार और सुरक्षा जैसे मसलों पर सहमति बनाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर स्कॉटलैंड की स्वायत्तता की मांग से निपटना एक बड़ी चुनौती होगी। ब्रेक्सिट की गहमा-गहमी के बीच स्कॉटलैंड की संसद ने प्रस्ताव पास कर स्वायत्तता की मांग की है। स्कॉटलैंड ब्रेक्सिट के खिलाफ है। फर्स्ट मिनिस्टर निकोला सटजन का कहना है कि इससे हालात में बदलाव आया है, लिहाजा उसे अपना भविष्य तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि साल 2014 में स्कॉटलैंड के लोगों ने स्वायत्तता और स्वतंत्रता से जुड़े जनमत संग्रह को नकार दिया था। रूस में हजारों लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित होने वाले रैली में हिस्सा लेकर अपने गुस्से का इजहार किया। विरोधी प्रदर्शन के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता एलेक्सी नावल्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिलचस्प बात यह थी कि इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले अधिकतर युवा थे। इनका कोई नेता नहीं था और न ही इन्हें पता था कि करना क्या है। मॉस्को से लेकर पिट्सबर्ग तक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक खास तरह का प्रदर्शन, जिसमें शामिल होने वाले बहुत सारे ऐसे किशोर थे जिन्होंने सिर्फ अपने देश में पुतिन का ही राज देखा, जो नाराज थे सरकार से, सिस्टम से। ना तो कोई इनका नेता था, ना ही उन्हें मालूम था कि क्या करना है। बस ये सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। दरअसल ये लोग उस वीडियो को देखकर आए थे जिसे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 40 वर्षीय एलेक्सी नावाल्नी ने YouTube पर अपलोड किया था। 50 मिनट की फिल्म को 1 करोड़ 40 बार देखा गया है। सोशल साइट्स पर मिले फरमान के बाद प्रदर्शनकारी बिना इजाजत विरोध प्रदर्शन करने उतर पड़े। इसलिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया तो टकराव शुरू हो गया। 1000 के करीब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। मैं देखने गया था कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का कैसे जवाब देती है। हर किसी को कानून के दायरे में ही रहकर काम करना चाहिए। जो भी सीमा लांघेगा उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इस दौरान विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नी भी गिरफ्तार कर लिए गए। रूस की राजनीति में उनका उदय 2008 में हुआ, जब उन्होंने सरकारी भ्रष्टाचार और लापरवाही पर ब्लॉग लिखना शुरू किया। अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना उनके राजनीतिक स्टाइल के रूप में चर्चित हुआ। इस विरोध के चलते वो सत्तारूढ़ पार्टी यूनाइटेड रशिया के प्रमुख विपक्षी बन गए। हालांकि उन्होंने 2011 का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन यूनाइटेड रशिया पार्टी के खिलाफ वोट देने को कहा। रशिया पार्टी जीत तो गई, लेकिन धोखाधड़ी का आरोप लगा और देश भर में प्रदर्शन हुए। बावजूद इसके पुतिन आसानी से दूसरा चुनाव भी जीत गए। 2013 में धोखाधड़ी के एक मामले में सजा सुनाई गई। अब उन्होंने 2018 का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनकी छवि कट्टर राष्ट्रवादी है। पुतिन के विरोधी भी उनकी इस विचारधारा से चिंतित हैं। रूसी राष्ट्रवाद भी उनके अमेरिकी कनेक्शन को लेकर संदेह में है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुतिन के सत्ता में आने के बाद से जीवन स्तर में सुधार आया है, जिसके चलते ज्यादातर उम्रदराज लोग सरकारी भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, लेकिन युवा खासे मुखर हैं। सीरिया में शांति बहाली को लेकर 5वें दौर की जिनेवा वार्ता बिना नतीजा खत्म हो गई है। फिर भी मुख्य वार्ताकार को उम्मीद है कि जल्द ही मामले का समाधान निकाल लिया जाएगा। इस बीच सीरिया को लेकर अमेरिका की नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि असद सीरिया की राजनीतिक हकीकत है और ट्रंप प्रशासन की उच्च प्राथमिकता युद्ध प्रभावित इस देश में इस्लामिक स्टेट आतंकवादियों को शिकस्त देना है। सीरिया में शांति बहाली को लेकर जिनेवा में होने वाली 5वें चरण की बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। पूरी वार्ता के दौरान दोनों पक्ष एक बार फिर से एक दूसरे से संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थकार के मार्फत ही बातचीत करते रहे हैं। 8 दिन तक चली इस वार्ता के दौरान सरकार और विरोधी एक दूसरे को आतंकवादी और बचकाना कहकर वार्ता को अपमानित करने की कोशिश करते रहे। बावजूद इसके मुख्य वार्ताकार स्टेफन डी मिस्तुरा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि वार्ता की मेज पर सभी पक्षकार फिर मिलेंगे और दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि सीरिया में पिछले साल से जारी खून खराबे पर विराम लगे। उनके मुताबिक वार्ताकारों ने शासन प्रणाली, संविधान, चुनाव और आतंक रोधी जैसे अहम मुद्दों को छूने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि जल्द कोई खबर आएगी। इस बार दोनों पक्षों के बीच अनौपचारिक मुलाकात भी हुई है। इस बीच असद को लेकर
अमेरिका ने अपने रुख में बड़ा बदलाव करते हुए कहा कि वे जन विरोधी बशर अल असद सरकार को सत्ता से हटाना चाहते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि असद राजनीतिक हकीकत है और ट्रंप प्रशासन की उच्च प्राथमिकता युद्ध प्रभावित इस देश में इस्लामिक स्टेट आतंकवादियों को शिकस्त देना है। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत निकी हेली ने कहा था कि अमेरिका अब असद पर ध्यान देने की जगह सीरिया के युद्ध में शामिल अहम देशों से विमर्श कर इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेगा। हम इस लड़ाई में अपनी प्राथमिकताएं बदलने की सोच रहे हैं। हमारी वरीयता अब वहां बैठकर असद के चले जाने का इंतजार करना नहीं है। उधर तुर्की ने उत्तरी सीरिया के भीतर अपने सैन्य अभियान की समाप्ति की घोषणा की है, लेकिन ये साफ नहीं किया कि वे पड़ोसी मुल्क से अपने सैनिकों को वापस बुलाएंगे या नहीं। राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने एक बयान में कहा कि सीरिया में 6 महीने से ज्यादा लंबे चले अभियान को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है। पिछले साल अगस्त में तुर्की ने सीरिया के अंदर महत्वाकांक्षी सैन्य अभियान यूफ्रेट्स शील्ड शुरू किया था, जिसका मकसद आईएस के आतंकवादियों मिलिशिया लड़ाकों को निशाना बनाने का था। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवाती तूफान और भारी बारिश के कारण आई बाढ़ की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि लाखों लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने एक नाटकीय फेरबदल करते हुए भारतीय मूल के वित्त मंत्री प्रवीण गोर्धन को बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्रपति ने अपने कैबिनेट में 10 नई नियुक्तियां की हैं। इस फेरबदल से सत्ताधारी ANC पार्टी में दरार पड़ सकती है। इस फैसले के बाद दक्षिण अफ्रीकी मुद्रा रैंड में गिरावट देखी जा रही है। चीन ने पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में बढ़ते धार्मिक कट्टरपंथ पर अंकुश लगाने के लिए कुछ नए कदम उठाए हैं। बीजिंग ने प्रांत में मुस्लिम उइगरों के असामान्य दाढ़ी रखने और सार्वजनिक स्थानों पर नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने समेत कई नए नियम बनाए हैं। ये कानून 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। कट्टरपंथ से जूझ रहे चीन के शिनजियांग प्रांत में अब न कोई लंबी दाढ़ी रख पाएगा और न ही बुर्का पहनकर बाहर निकल पाएगा। चीन का दावा है कि ये कानून धार्मिक कट्टरता को खत्म करने के लिए 1 अप्रैल से लागू किया गया है। इसके अलावा धार्मिक तौर तरीकों से निकाह करने और हलाल शब्द के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। नए नियमों के तहत सरकारी रेडियो, टेलीविजन देखना, सुनना और अन्य सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया गया है। बच्चों को सरकारी स्कूल न भेजना, परिवार नियोजन का पालन न करना भी गैर कानूनी माना जाएगा। चीन पिछले कुछ सालों से उइगर मुस्लिम समुदाय का लगातार दमन कर रहा है। तुर्क मूल की उइगर समुदाय की आबादी इस क्षेत्र में बहुसंख्यक थी। उइगर मुस्लिम ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चला रहे हैं, जिसका मकसद चीन से अलग होना है। दरअसल शिनजियांग को 1949 में पूर्वी तुर्किस्तान के नाम से एक अलग राष्ट्र के तौर पर कुछ समय के लिए पहचान मिली थी, लेकिन उसी साल ये चीन का हिस्सा बन गया। 1990 के बाद उइगर अभियान ने जोर पकड़ा तो सरकार ने इस क्षेत्र में हान समुदाय को बसाने के साथ साथ बड़ी संख्या में सेना की तैनाती शुरू कर दी। हान समुदाय के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाए जाने लगे तो उइगर समुदाय ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके चलते कई बार हिंसक झड़पें हुई। कभी उइगर समुदाय यहाँ बहुसंख्यक में थे, अब इनकी आबादी 45% तक सिमट गई है। 2014 में सरकार ने रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों के रोजा रखने पर पाबंदी लगा दी थी। इस दौरान कई मस्जिद और मदरसे ढा दिए गए। सरकार प्रांत में जारी हिंसा का जिम्मेदार विदेशों में बैठे तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नेताओं को मानती है। इसमें लहम टोहती, डोलकन ईसा का नाम प्रमुख है। चीन ने इन्हें मोस्ट वांटेड की सूची में रख रखा है। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniya@gmail.com। चीन में चेरी के खिलने का मौसम है, ऐसे में इनके पेड़ों को खूबसूरत लाइटों से सजाया जाता है। तो आइए जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं चेरी महोत्सव की कुछ रोचक झलकियों के साथ। हमें और हमारी खबर दुनिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।